बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, हुकूमत में हलचल मच चुकी है कि ये क्या होने जा रहा है। हमारा तो ये इरादा नहीं था, हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खदशात दूर करने की ठान ली है। जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है और फुल कोर्ट भी बुला ली गई है। और देखना यही है कि जस्टिस मुनीब को जैसे कमेटी से निकाला गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 2 खत लिखे थे, उसके बाद जस्टिस मुनीब साहब ने भी 2 खत लिखे थे, उसके बाद काजी साहब के जाने के भी ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2 खत लिख चुके हैं। तो लगता यही है कि बहुत मज़ा आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब लगता यही है कि यूनिटी कायम करने का जिसका टास्क था वो ये काम पूरा करेगा। याहिया अफरीदी साहब आउट ऑफ सिलेबस आए हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत ने तो सोचा भी नहीं था कि ये आएंगे तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह दोबारा पावर में आएंगे, लेकिन हुकूमत ने एक प्लान बी इस पर भी बनाया हुआ है। जनाब 27वीं 8वीं तरमीम के हवाले से आज लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में भी जो प्लान किया जा रहा है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। जिनके कहने पर आपके नंबर्स पूरे किए गए, बंदे उठाए गए, जैसे व्हील चेयर पर और नसीमा को लाया गया, जैसे पीटीए के 5 वोटर्स तोड़कर आपकी झोली में डाले गए, जैसे मौलाना फजल रहमान ने एंड टाइम पर गिरकट की तरह रंग बदला और 13 के 13 वोट आपकी झोली में डाले। आप पर किसको एतमाद था? बंदा कभी आईना ही देख ले तो ऐसी बेशर्मी से बातें तो ना करे। 26वीं तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। तमाम इत्तेहादी जमातों, उनको भी जो इत्तेहादी हैं लेकिन वो गैर सियासी है, पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्की मुआशी इशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नज़र आ रही है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इस मुल्क में महंगाई कम हो रही है। ये भी लतीफ़ा है क्योंकि आम आदमी की हालत तो उस सतह तक पहुँच चुकी है जहाँ उसको 2 वक्त रोटी क्या जो है वो लाले पड़े हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है। जनाब ये बैठ कर अब प्लान कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब 27वीं 8वीं तरमीम लाई जाए, जिसमें जो है वो जो ब्लंडर 26वीं तरमीम में हुए हैं उनको दूर किया जाए। इस खदशे का इजहार जो है वो हम बार बार कर रहे थे कि बहुत सी गलतियां हैं, बहुत से सुकम छोड़ दिए गए हैं कि 26वीं तरमीम जैसे बहुत जल्दी में 24 घंटे के अंदर अंदर तो ये पास हुई थी। पास करने के बाद हुकूमत जो है अभी रो रही है, सर पकड़ के बैठी हुई है कि 27वीं 8वीं तरमीम भी लानी पड़ेगी और 28वीं 8वीं तरमीम भी लानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इनकार कर देंगे और अमीनुद्दीन साहब जो है उनको चूज़ कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा उनका प्लान था कि अगर याहिया अफरीदी साहब को चुन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाता है तो फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो पहले ही इस वक्त जिनका पारा हाई है, जो काजी फाइज ईसा साहब के जुल्म ज़्यादती तासुब का निशाना बने हुए थे, वो शायद रिज़ाइन करके गुड बाय करके चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था, 2 सीनियर जजेस के ऊपर आलिया नीलम साहब तरक्की करके पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सेम वही फार्मूला हुआ है और याहिया अफरीदी साहब आकर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन उनका सारा जो है ना प्लान चौपट हुकूमत का इस तरह हो गया कि मंसूर अली शाह साहब मोस्ट सीनियर जज हैं इस वक्त, और उनके बाद जस्टिस मुनीब साहब उसी तरह इस अदालत में काम करेंगे। ये अगर कंप्रोमाइज़ होते तो अब तक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरह या तो चले गए होते या जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की तरह इतना तंग कर दिया जाता कि वो भी रिज़ाइन कर देते, लेकिन ऐसा दोनों में के साथ नहीं हुआ। अब हुकूमत जो है उनको लाले पड़ गए हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके लिए एक और आईनी तरमीम लाई जाए, उसमें रद्दोबदल किया जाए। पहले तो काजी साहब ने नारे लगा लिए थे, देखे बादशाह खत्म होगी, मास्टर ऑफ द रोस्टर ख़त्म हो गया, हम जो है इस सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लेके आ रहे हैं। 3 लोग 3 मोस्ट सीनियर जज बैठेंगे और वो फैसला करेंगे कि कौन सा केस किस अदालत में लगेगा, किस जज के सामने लगेगा। लेकिन काजी साहब ने अपने हर बोल का जो है वो भरम नहीं रखा, उसके ख़िलाफ़ गया, उन्होंने अपने किए हुए अल्फाज की भी लाज नहीं रखी। उस कमेटी के साथ जैसे मुनीब साहब, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर की उन्हें मुखालफत करना पड़ी, जैसे वो जल्दबाजी में मकसूद नशिस्तों के केस में नज़रसानी लगाना चाहते थे। वहाँ से जब लड़ाई शुरू हुई तो काजी साहब ने हुकूमत से कह के वो प्लान ही चेंज करा दिया। एक सदारती आर्डीनेंस आया जिसकी वजह से एक इस्तेहकाक दे दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से एक जज को जो है उस कमेटी में ले आए और जस्टिस मुनीब साहब को जो है वो इस कमेटी से बाहर कर दे। लेकिन अब
27वीं तरमीम सिर्फ इस वजह से लाई जा रही है क्योंकि जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी का 31 अक्टूबर के बाद उसी तरह हिस्सा होंगे, क्योंकि आर्डीनेंस की मियाद जो है वो 1 महीने की थी, वो 31 अक्टूबर को ये मियाद ख़त्म हो जाएगी और फिर पुरानी कमेटी जो है वो काम करेगी, जिसमें जस्टिस मुनीब भी होंगे, जस्टिस मंसूर भी होंगे और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी होंगे। तो हुकूमत जो है जितनी डरी हुई है इस वक्त वो आपकी सोच है। शरह दस्तूर पर पारा इंतहाई हाई है क्योंकि हुकूमत ने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, इसीलिए तो फिर जो अय्याज सादिक साहब है उनकी दोबारा एंट्री हुई है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तरीके से एक धमकी दी है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द फैसला करे। क्यों? क्योंकि डाका पहले जैसा डाला गया था वो दोबारा सीटें जो है वो अपने पास लाने की कोशिश है कि मखसूस नशिस्तों का सहारा लेकर PTI को टफ टाइम दिया जाएगा और उन्हें पहले ही वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई तो फिर हुकूमत के जो है ना वो ये जा वो जा शुरू हो जाएगा। तो उस डर की वजह से इलेक्शन कमीशन अभी तक देख रहा है कि याह्या अफरीदी साहब का रिस्पॉन्ड कैसे आता है, वो उन्हें मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए क्या करते हैं, सारी नज़रें उसी तरफ हैं। और लगता यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जिस वजह से चीफ जस्टिस नहीं बने, जैसे याह्या अफरीदी साहब उस काम को आगे बढ़ाएंगे और 8 जजों के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी है उसके फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो ये 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं तो इनके पास जवाब क्या बचेगा। मुकदमा तो और भी हैं जो उनके लिए इम्तहान साबित होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इम्तहान ये है कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि वो सियासी जमात भी है, पार्लिमानी जमात भी हैं और मखसूस नशिस्तों का हक उनका ही बनता है। याह्या अफरीदी साहब का इजाफी नोट था और अब सारे का सारा शो जो है ना दोबारा काजी साहब ने जिस शो को रोकने की, रंग में बंग डालने की कोशिश की थी, वो दोबारा से शुरू होने वाला है। स्टेज सज गया, कल 24 घंटे का आप इंतज़ार कर लें, फुल कोर्ट होने वाली है और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर। अब कोर्ट की बारी है। पहले तो काजी साहब सहूलतकारी कर रहे थे इस निज़ाम के लिए, लेकिन अब लगता है कि बारी जो है अब सुप्रीम कोर्ट की नैले बेदाला फेंकने की। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि इस पार्लियामेंट की चॉइस है, जिसको 26वीं तरमीम के ज़रिए नारे लगा कर लाया गया कि देखिए जमहूरियत जीत गया, हमने 26वीं तरमीम की है, तो ये हमारी चॉइस है, कमेटी की चॉइस है। सीनियरिटी का जो है वो सारा दड़न तख्ता कर दिया गया है। तो अब जजेस इकट्ठे बैठेंगे और अगर याह्या अफरीदी साहब काजी साहब की रवश पर लगता नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि कभी भी वो काजी साहब के साथ चलने की जो है ना तगदो में नहीं रहे, ना उनके सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि वो नया रुख इख्तियार करेंगे, नई साइड पर चलेंगे और कोर्ट पर लोगों का एतमाद भरोसा सब बहाल करेंगे और जिनका जो हक है। इसीलिए तो आप देखें कि लोअर कोर्ट्स में जैसे तेज़ी आई है, जैसे ज़मानतें होना शुरू हुई हैं, जैसे रिहाई की बातें आना शुरू हुई हैं, वो आप सब जानते हैं कि नीचे तक असर, टॉप से नीचे तक वो असर जाएगा। और असर जाना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है उसका हदशा बता रहा है कि जैसे याह्या अफरीदी साहब किस्से दुरुस्त है। जनाब वो जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, उसमें भी अब सीनियरिटी को चेंज करने के लिए हुकूमत ने तगोदो अमलन शुरू कर दिया है। बैरिस्टर अकील जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के वज़ारत कानून के, उन्होंने इस खदशे का इजहार बरमला TV पर बैठ कर किया। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। के 3 सीनियर मोस्ट जजेस कंसिडर हुए थे, इनमें से एक एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड हुए हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि इसके बाद इस कॉम्पोजिशन के अगले वाले जो सीनियर लॉट है उसको कंसिडर किया जाए और उसमें से किसी को जो है आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। यदि आप कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी जो शुरू होती है जैसे याह्या अफरीदी के बाद वाली, इसमें जैसे अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके बाद सीनियर मोस्ट जो के उसके बाद और भी हैं, 2-3 हैं ऑब्वियसली सीनियरिटी की। अगर वो उस पुलिस में तो खेल साहब है जी, बिल्कुल है, उन तीनों में से भी कंसिडर हो सकता है आईनी बेंच के अंदर। जी, आईनी बेंच ऊपर वाले 2 हैं, उन्हें आप कंसीडर नहीं करेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर को, जैसे जो सीनियर प्रीमियर जज हैं जस्टिस मंसूर, वो भी कंसीडर हो सकते हैं, लेकिन वो रिसेंटली क्योंकि कंसीडर हुए हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये कोई स्ट्रिक्टर सेंसो में इसकी वो ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं को ही बनाना है या कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि एक आपने चीफ जस्टिस और उसके बाद फिर आप इन्हीं दोनों पे बाउंड हो गए। हम बिल्कुल बाउंड नहीं है। हम कंसिडर करेंगे ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं। आप गौर इस चीज पे कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी है वो चीफ जस्टिस के बाद जो नीचे है वहां से आईनी बेंच के लिए शुमार की जाए? गौर की तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो वो टॉप 3 जो चॉइसेस थी उनमें से 3rd नंबर वाले जो हैं वो अगर हुए हैं रिकमेंड और अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसके बाद से आप शुरू कर लें।
سینیارٹی کو ہے اس کے بعد سے شروع کر لیں. حکومت کی خواہش ہے کہ سینیارٹی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد سے شروع کی جائے، یعنی کہ اگلی دفعہ چیف جسٹس جو ہے وہ سینیارٹی بیس پر بنے، اور امین الدین صاحب جو ہیں اور جسٹس نعیم افغان صاحب جو ہیں حکومت کی ابھی بھی نظر ان پر ہے، وہی حکومت کی چوائس ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے، یہ وہ دن دیکھ سکیں گے جس کا یہ ابھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے. یعنی جہاں بھی انہیں آئین اور قانون میں مشکل پیش آتی ہے وہاں سے موم کی ناک کی طرح یہ موڑ کے لیفٹ رائٹ آئین اور قانون کو کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آئین اور جمہوریت کے جو ہے نا وہ بڑے نعرے لگانے والے، ہم ان کے بانی ہیں. اور اب جہاں جہاں مشکل پیش آ رہی ہے، جب مشکل پیش آ رہی ہے ایز پر دی سچویشن، یہ اس کو چینج کر لیتے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چینج لا رہے ہیں، اور اس کے بعد سینیارٹی والا جو ہے نا اصول وہ بھی دوبارہ بحال کرنے کا حکومت نے اندیا دیا. اور لگتا یہی ہے کہ یہ بہت بڑا گیم پلان ہے کہ سینیارٹی جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب سے جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ ٹاپ تک نہیں جائے گی. کہتے ہیں کہ ان معلومات کے مطابق حکومت جو ہے وہ سینیارٹی جو ہے اس پر اگلے ہفتے بڑی کارروائی ڈالنے والی ہے. وہ اس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سینیارٹی والا بھی جو ہے نا ہم وہ منجن بیچنے آ رہے ہیں کہ سینیارٹی ہوتی کیا اور کیسے اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ کے ججز کو کرنا ہوگا. ابھی تو جو نعرے لگائے ہیں کہ 3 میں سے 1 چننے، اور لگتا یہی ہے کہ اس کا رزلٹ حکومت کے لیے غیر متوقع آ گیا. اب اگلے ہفتے اسی سینیارٹی والے اصول میں 1 ہفتے کے بعد تبدیلی لائی جائے گی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز پر اپلائی نہیں ہوگا. حکومت نے جس کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ ہے آئینی بینچ. آئینی بینچ پر اگر جسٹس منصور اور منیب میں سے کوئی آ گیا، جیسے لگتا یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ کرنے جا رہے ہیں، تو حکومت کا پلان یہ ہے کہ اس کو بھی بدل دیا جائے، اور آئینی بینچ پر جسٹس منیب اور جسٹس جو ہیں منصور شاہ صاحب ان میں سے کوئی نہ آئے. اور کسی طریقے سے یہ جو ڈرونا خواب ہے نا حکومت کا، کسی طریقے سے سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب کا نام سامنے نظر نہ آئے، نہ وہ سینیارٹی لسٹ پر نظر آئے، اور نہ وہ آئینی بینچوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، نہ وہ 3 رکنی کمیٹی میں نظر آئے. یعنی حکومت کو سارا خوف ڈر صرف اور صرف 2 ناموں سے ہے، اور وہ نام ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب. آپ جان لیں کہ جس سے حکمران ڈرتے ہوں وہ کتنے کلین لوگ ہوں گے، وہ کتنے اب آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کتنی آنکھیں حکومت کو اب دکھا دی ہوں گی کہ ہم نہیں ڈرنے والے، ہم نہیں جھکنے والے، ہم نہیں ہٹنے والے، اب ہم یہیں پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں. تو حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ موم کی ناک ہے، وہ لیفٹ رائٹ پہ اب اس کو موڑنے والے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں چینجز آنے والی ہیں تاکہ کمیٹی اور سینیارٹی والا جو اصول ہے اس کو بھی تبدیل پھر کیا جائے، اور کسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ جان خلاصی ہو جسٹس منصور اور جسٹس منیب سے. تو دیکھتے ہیں کل کا دن انتظار کیجئے جب خبریں آئیں گی فل کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے، بلکہ کمیشن کے اجلاس سے. وہ خبریں کیا ہوگی وہ بھی آپ سے سپریم کورٹ سے براہ راست آپ تک پہنچائیں گے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.